हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं पहले कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या कहलाता है पहले देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि दो मित्र, एक है मोहन और दूसरा है सुरेश, ये दोनों बाजार जाते हैं और बाजार जाकर सेब, अंगूर और आम खरीदते हैं। मान लेते हैं मोहन, यहाँ पर मैं केजी में लिखना हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि मोहन 2 किलो सेब, 5 किलो अंगूर और 1 किलो आम खरीदता है। सुरेश जो है 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर और 6 किलो आम खरीदता है। तो ये हमने एक डाटा तैयार कर दिया कि मोहन और सुरेश मार्केट गए हैं और मार्केट जाकर ये सेब, अंगूर और आम इस तरह से खरीदे हैं। क्रमशः मोहन जो है 2 किलो, 5 किलो और 1 किलो और सुरेश जो है 4 किलो, 2 किलो और 6 किलो खरीदा है। तो मैं इसके अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, ब्रैकेट में रख सकता हूँ ऐसे, या छोटे वाले ब्रैकेट में अच्छा दिखने के लिए मैं इस तरह से भी रख सकता हूं। तो यह एक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया कि इन संख्याओं को आयताकार क्रम विन्यास के रूप में दर्शा दिया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। यानी है कि कोई विशेष प्रकार का डाटा लेकर हम लोग एक सही तरीके से उसको एक क्या कीजिए, बड़े वाले ब्रैकेट में या छोटे वाले ब्रैकेट में एक क्रम के अनुसार इसको सजा कर लिख दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहेंगे। तो यहाँ हमें देखकर पता लगेगा कि मोहन जो है सेब, अंगूर और आम कितना कितना क्वांटिटी में खरीदा है, सुरेश जो है कितना कितना क्वांटिटी में खरीदा है, मोहन और सुरेश सेब कितना खरीदे हैं, मोहन और सुरेश अंगूर कितना खरीदे हैं, मोहन और सुरेश आम कितना खरीदे हैं। ये सारी जानकारी हमें इस डाटा से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना जी। तो हम लोग अगर इसी तरह का अरेंजमेंट कर दें बड़े वाले कोष्ठक के अंदर या छोटे वाले कोष्ठक के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस इसका अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना जी। तो आव्यूह क्या होता है जी, इसी प्रकार का आयताकार क्रम विन्यास होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं ही हो, यहाँ पर कोई सम्मिश्र संख्या हो सकती है, कोई फलन भी हो सकता है। तो इस तरह का जो निरूपण होगा वही आव्यूह कहलाता है। तो इस आव्यूह में ये जो क्षैतिज का देख रहे हैं इनको पंक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये वाला ऐसे जो देख रहे हैं ये आपकी पंक्ति कहलाएगी। ये पहला पंक्ति हो जाएगा, ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा। और उदग्र जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो इस वाले को हम लोग पंक्ति के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग स्तंभ के नाम से जानते हैं। यानी आपसे पूछा जाए इसमें कितने पंक्ति हैं, तो 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ों अक्षरों यानी कि जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे इस तरह से सूचित किया जाता है। जैसे इसी को मैं लिख देता हूँ, ए जो है मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है 2 5 1 4 5 4 2 6। तो यह जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी परिभाषा चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि आव्यूह वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों, यहाँ पे कोई फलन भी हो सकते हैं, फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास। ठीक है। अब क्या होता है, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है ना जी। एक सही ऑर्डर में क्रम विन्यास का मतलब कितना, ऑर्डर एरे होता है ना, रेक्टेंगुलर ऑर्डर एरे के फॉर्म में होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं की पंक्ति, आव्यूह की पंक्ति
एक नहीं, एक से अधिक भी पंक्तियां हो सकती, तो पंक्तियां कर देते हैं। रॉस तथा उदग्र रेखाएं, तथा उदग्र रेखाएं, तथा उदग्र रेखाएं, स्तंभ, स्तंभ कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है ना जी, हम लोग उदग्र रेखा को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि अव्यूह को, अव्यूह को, अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस अव्यूह में 2 गो पंक्ति है, क्षैतिज के तरह और दग्ध 3 गो है। तो ये जो है पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो अगर ये पंक्ति और 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ, तो इसको 2/3 ऐसे लिख देंगे। इसको अव्यूह की क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं या कोटि कहते हैं। तो अगर मैं कोटि की परिभाषा की बात करूं, कोटि क्या होता है? कोटि क्या होता है अव्यूह में? ऑर्डर है ना जी, ऑर्डर क्या होता है? तो हम लोग इसकी परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं कि यदि यदि किसी अव्यूह में, अव्यूह में m पंक्तियां, m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, n स्तंभ हो, तो यह m/n कोटि का अव्यूह या m/n अव्यूह कहलाता है। m/n अव्यूह कहिए या m/n कोटि का अव्यूह कहिए, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ की हमने क्या सीखा कि अव्यूह क्या होता है, उसकी पंक्ति स्तंभ क्या कहलाता है और उसकी कोटि क्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अव्यूह के अवयवों के बारे में। ठीक है, अव्यूह के अवयव क्या कहलाते हैं? तो देखिए, अवयव का मतलब है जो उसके अंदर रहते हैं उन सब से, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग कोई अव्यूह लिखते हैं ना जी, जैसे मैंने इसके पहले लिखा था, मैंने मान लीजिए कोई भी अव्यूह है यहाँ पर 2 1 6 4 5 3 जो भी है, तो ये सब इसके अवयव कहलाएंगे। तो इन अवयवों को हम लोग कुछ नाम देते हैं उनके पंक्ति और स्तंभों के अनुसार, उन्हीं नामों को हमें समझना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि अव्यूह में m रॉ है और n कॉलम है। ठीक है ना, तो a अव्यूह है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से। m पंक्ति है और n स्तंभ है। चलिए देखिए, इसमें a11, इसका मतलब क्या है? a12 a13 ऐसे करके a1n। ठीक है, a21 a22 a23 ऐसे करके a2n। ठीक है, a31 a33 और यहाँ पर a3n। ऐसे ही करके आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा am1 am2 am3 और ऐसे करके क्या हो जाएगा? amn। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट करता है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। a12 का मतलब क्या है? पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। जैसे a32 का मतलब क्या है? तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो a32 हो गया। बात को समझे ना जी? तो उसी तरह से यहाँ पे भी नामकरण हो जाएगा। जैसे ये अवयव है, तो इसमें a12 वाला अवयव कौन कहलाएगा? ये 1 कहलाएगा। अच्छा, a11 वाला अवयव 2 कहलाएगा। a13 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम 6 हो जाएगा। a21 यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 4 हो जाएगा। a22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, a23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? तो इसमें देखिए m रॉ है और n कॉलम है, इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी? m/n। ये m/n कोटि क्या होगा? और इसके अवयव यहाँ पे याद रखना कि जैसे अगर कोई आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ में है तो उसको aij से जुड़ करेंगे। या यहाँ लिख सकते हैं कि आईवे पंक्ति, मैं मान लेता हूं कि आई पंक्ति है, तथा जेवे स्तंभ का अवयव
अवयव AIJ कहलाता है। समझ गए ना, आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ, यानी कि समझ गए ना, यहाँ से क्लियर हो गया। आईवे पंक्ति यानी कि पहला पंक्ति को और दूसरा स्तंभ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। तो क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग अवयव की पहचान करेंगे, कौन सा अवयव कहाँ है। तो अवयव चैप्टर हम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करेंगे हम लोग। अभी इसमें बहुत ज्यादा चीज पढ़ेंगे। फिलहाल आज का क्लास ये जो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, इसमें हम लोग बहुत कुछ जान लिए। अगली क्लास में हम लोग अवयव के बहुत सारे प्रकार को देखने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।